अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप दुनिया में सबसे ताकतवर माने जाने वाले पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन अमेरिका में ट्रंप काल के काउंटडाउन के साथ ही दुनिया में होने वाले बदलावों को लेकर भी चर्चा जारी है। सबसे बड़ा सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध का क्या होगा। क्या ट्रंप यूक्रेन में सीज फायर करा सकेंगे? अमेरिका में होने जा रहे सत्ता परिवर्तन के बीच युद्ध में किसी तरह का बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ज़ेलेंस्की लगातार रूस में हमले कर रहे हैं और रूस में धमाकों का दौर जारी है। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं। अमेरिका में बाइडेन की जगह ट्रंप, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की के अभियान में परिवर्तन नहीं। यूएस में जिस वक्त ट्रंप का शपथ का काउंटडाउन चल रहा था, उस वक्त भी यूक्रेनी ड्रोन रूस में बारूद बरसा रहे थे। रूस में आग की लपटें उठ रही थी। जंग थमेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा दौर में घमासान तेज है। यूक्रेन का एक ड्रोन फिर करीब 1200 किलोमीटर तक रूस में घुसने में कामयाब हुआ और फिर तातारस्तान के कजान में धमाका हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में रूस के बॉम्बर का प्रोडक्शन होता था। Tu-160 और Tu-22 एयरक्राफ्ट बनते थे। यूक्रेन का ड्रोन जिस इलाके में पहुंचा वो एक बेहद सुरक्षित इलाका है, लेकिन सुबह यहां कई धमाके हुए। यूक्रेनी ड्रोन कजान में ही एक एयरबेस तक पहुंचे जहां कई ऑयल डिपो मौजूद हैं। रूस सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है, लेकिन तस्वीरें दावों पर सवाल उठा रही हैं। यूक्रेन ड्रोन की दहशत ऐसी थी कि कजान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें रोक दी गई। बेगिशेवो एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। कजान के इश्वेस्क एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। बीस जनवरी को इन हमलों से ठीक पहले 18 जनवरी की रात को यूक्रेन ने 2 रूसी ऑयल डिपो पर हमला किया था। पहला धमाका रूस के तुला में हुआ तो दूसरा धमाका कलुगा इलाके में हुआ। दोनों जगहों पर भयंकर आग लग गई। ऐसे हमलों का सिलसिला रूस में एक हफ्ते से जारी है। यूक्रेन रूस को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका है। एलेक्सेनो केमिकल प्लांट तुला, क्रिस्टल प्लांट सारातोव, टाइनेको ऑयल रिफाइनरी तातारस्तान, कजान प्लांट तातारस्तान, ब्रियांस्क केमिकल प्लांट ब्रियांस्क, रशियन कंप्रेशर स्टेशन अजोव सागर। ये तमाम ठिकाने यूक्रेनी ड्रोन से नष्ट हो चुके हैं। कुर्स्क में रूस जिस तरह से खुद अपनी जमीन जला रहा है, ठीक उसी तरह यूक्रेन भी डोनेस्क में लगातार हार और कब्जे के डर से अपनी जमीन जलाने लगा है। यूक्रेनी सेना ने हार के बाद अपने ही कोयला खदान को भस्म कर दिया है। ये डोनेस्क के पोक्रोवस्की का खदान है। यहां यूक्रेनी फौज ने मोर्चा छोड़ने से पहले कोयले के खदान को भस्म कर दिया। रूसी सेना को डोनेस्क में कब्जे के बाद खनिज और कोयले का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद है। रूस फिलहाल यूक्रेन में 3 तरफ से हमले कर रहा है। पुतिन सीज फायर की बातचीत शुरू करने से पहले यूक्रेन को किस हाल में पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको बताते हैं।
तो रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन चाहते हैं कि पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक हो और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। ये वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेस्क है। इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है और डोनेस्क में लगातार रूस की विजय हो रही है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहां ओडेसा, मेलिटोपोल में हमले कर रहा है। खरसोन के बड़े हिस्से पर रूस का कब्जा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। यह वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल ना हो। इसके लिए कानून बने, यूक्रेन में ना सेना हो और ना ही हथियार रहें। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। अहम बात यह है कि ज़ेलेंस्की ट्रंप के शपथ में नहीं जा रहे। ज़ेलेंस्की ने घरेलू काम का हवाला दिया है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध काल में 35 देशों की यात्रा कर चुके ज़ेलेंस्की ट्रंप के शपथ से खुद को दूर क्यों रख रहे हैं। सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की का पत्ता साफ हो चुका है? क्या यूक्रेन में पुतिन समर्थित सरकार बनेगी? क्या ज़ेलेंस्की यूरोप के भरोसे यूएस से दूर होंगे? क्या नाटो की बैठक में रणनीति तैयार हुई? क्या ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी युद्ध को आगे बढ़ाएंगे? पुतिन को अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार भी मंजूर नहीं है। पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट कराने की कोशिश में है। ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान लेंगे, यह मुश्किल लगता है, क्योंकि युद्ध में कई नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ही यूक्रेन की मदद की है। ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि अमेरिका रूस की हर मांग मान ले। युद्ध में अमेरिका की हार का संदेश जाए। रोमानिया, पोलैंड के करीब रूसी फौज पहुंचे। पुतिन ने ट्रंप पर दबाव बनाने का अभियान छेड़ दिया है। पहली बार रूस ने युद्ध में 6th जनरेशन फाइटर जेट को उतारा है। पहली बार रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में सुखोई 57 से बमबारी की है। पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी को लेकर भी अमेरिका को कई रिपोर्ट मिल चुकी है। ट्रंप खुद एक आक्रामक तेवर के नेता है और माना जा रहा है कि युद्ध विराम के नाम पर ट्रंप कभी भी रूस की दादागिरी को हावी नहीं होने देंगे। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के बीच बात बिगड़ी तो युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है। उम्मीद की जा रही है कि ट्रंप शपथ के बाद ही बड़े फैसले लेंगे। ट्रंप की टीम क्रेमलिन से संपर्क कर चुकी है। 48 घंटे के भीतर पुतिन ट्रंप की बात होगी। यानी महज 2 दिनों में ही ट्रंप की रणनीति पुतिन के सामने होगी और पुतिन का प्लान भी अमेरिका के सामने होगा। अब सवाल यही है कि ट्रंप झुकेंगे या पुतिन? ट्रंप का यूक्रेन प्लान कामयाब होगा या फिर नाकाम? दो महाशक्तियों का तालमेल किन शर्तों पर बन सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका में ट्रंप का दूसरा दौर आने से कई देशों की घबराहट बढ़ गई है। खासतौर से यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को समझ नहीं आ रहा कि अब यूक्रेन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ट्रंप युद्ध विराम कराना चाहते हैं जबकि यूक्रेन हथियारों की डिमांड कर रहा है। कहा जा रहा है ट्रंप शपथ लेने के बाद पुतिन से बात कर सकते हैं, लेकिन खतरा इस बात का भी है अगर पुतिन नहीं माने
तो फिर क्या होगा? क्या अमेरिका और रूस में टकराव हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महायुद्ध शुरू हो सकता है, जो शीत युद्ध से भी ज्यादा भयंकर हो सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की पूरी आशंका है। यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जे की सौगंध पुतिन खा चुके हैं। अब या तो सौगंध पूरी होगी या फिर यूक्रेन तबाह होगा। यानी हर हालत में ज़ेलेंस्की की हार तय मानी जा रही है। इस बीच जो भी उम्मीद है वो डोनाल्ड ट्रंप से है। अगर किसी तरह युद्ध विराम हो जाए तो यूक्रेन को कुछ हिस्सा बच सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद पुतिन से सीज फायर पर बात कर सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन कैंपेन के दौरान युद्ध विराम की बात कहते रहे हैं। 1 साल पहले भी उन्होंने वही कहा था और 1 दिन पहले भी इसी तरह का बयान दिया। अब इसे ट्रंप इफेक्ट ही कहा जाएगा कि उनके शपथ से ठीक पहले हमास इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया। अब यूक्रेन और रूस की बारी है। इस बीच एक बड़ा खतरा भी है। अगर युद्ध विराम नहीं हो पाया तो यूरोप में समीकरण क्या होंगे? अगर पुतिन ट्रंप की बात नहीं मानते हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो यूरोप में स्थिति खौफनाक हो सकती है। ट्रंप पुतिन की अच्छी दिख रही केमिस्ट्री कोहराम में भी बदल सकती है। अगर युद्ध विराम नहीं हुआ तो ट्रंप से पुतिन का टकराव भी हो सकता है। हालांकि ट्रंप के रुख को लेकर नाटो में भी मतभेद सामने आ रहे हैं। कुछ नाटो देश चाहते हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद लगातार जारी रखी जाए, जिससे रूस को यूक्रेन तक ही उलझा कर रखा जाए। इससे पुतिन दूसरे नाटो देशों पर आक्रमण के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन कुछ देश चाहते हैं कि युद्ध विराम करके रूस को वहीं रोका जाए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और रोमानिया लगातार यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं, जो नहीं चाहते कि यूक्रेन रूस के सामने कमजोर पड़े। कुछ नाटो देश नहीं चाहते कि यूक्रेन को हथियार दिए जाएं। इसमें हंगरी, ग्रीस, स्लोवाकिया और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इसके पीछे गैस सप्लाई का दबाव भी हो सकता है। अगर यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा तो रूस गैस सप्लाई को रोक सकता है। यानी नाटो में यूक्रेन को लेकर फूट पड़ चुकी है। अब अगर ट्रंप किसी तरह से युद्ध विराम करा देते हैं तो भी पुतिन रुकने वाले नहीं। इसका खतरा फ्रांस, ब्रिटेन जता चुके हैं। ऐसी स्थिति में रूस और नाटो के बीच इतिहास की सबसे बड़ी जंग शुरू होने के पूरे आसार हैं। इस बीच अमेरिका भी युद्ध में उतर सकता है, जिससे रूस नाम का संकट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका अंदेशा यूएस आर्मी के पूर्व कमांडर बेन होजेस ने भी जताया है। उन्होंने कहा है, ट्रंप को सत्ता संभालने के बाद युद्ध विराम से जुड़े किसी समझौते से बचना चाहिए, क्योंकि पुतिन कभी भी पलट सकते हैं। वो कभी भी अपनी सेना यूक्रेन से नहीं हटाने वाले, बल्कि वो 2 साल बाद और अधिक मजबूत होकर यूक्रेन पर फिर आक्रमण कर सकते हैं। नाटो देशों को इसका अंदाजा है, इसलिए ट्रंप की शर्तों के मुताबिक अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि नाटो रूस के सामने कमजोर पड़े, भले ही वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं। इस बीच पेंटागन की तरफ से खुलासा हुआ है कि रूस अमेरिका से परमाणु युद्ध की तैयारी बाइडेन सरकार के शुरुआती दौर में ही करने लगा था।
यानी पुतिन को इस बात का अंदाजा है कि यूक्रेन से युद्ध कभी ना कभी नाटो से टकराव में बदल सकता है। जहां अमेरिका से टकराव तय है। इसी वजह से अमेरिका ने पिछले कुछ वक्त में यूरोप में अपने एयरबेस को वॉर रेडी करने के लिए अच्छा खासा निवेश किया है, जिससे तुरंत पलटवार किया जा सके। और रूस के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने यूरोप में अपने एयरबेस वॉर रेडी कर दिए हैं, जबकि इसके लिए अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। आइसलैंड के कैफलेविक एयरबेस पर 1246 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि बाल्टिक देश एस्टोनिया में हमारी एयरबेस 1202 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया। नॉर्डिक देश नॉर्वे में मौजूद राइगी एयर स्टेशन को वॉर रेडी करने के लिए 891 करोड़ रुपए खर्च किए। स्लोवाकिया के मलेकी एयरबेस के रखरखाव के लिए 2077 करोड़ लगा दिए। इसी तरह लातविया के लिवरेड एयरबेस पर 337 करोड़, रोमानिया के कैंपिया एयरबेस पर 259 करोड़, लग्जमबर्ग के सानेम एयरबेस को मेंटेन करने के लिए 5837 करोड़ खर्च किए, जबकि हंगरी के कैक्समेट एयरबेस को वॉर रेडी करने के लिए 4803 करोड़ हाल ही में खर्च किए गए। अमेरिका की तैयारी बता रही है कि ट्रंप दोनों विकल्प के लिए तैयार है। अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए तो ठीक, नहीं तो ट्रंप के पास युद्ध का विकल्प भी है। इसलिए अमेरिका नाटो बेस पर थर्मोन्यूक्लियर हथियार डिप्लॉय कर रहा है, जो रूस के ईएमपी हथियारों को तबाह कर देंगे। साथ ही रूस के एनर्जी सेक्टर में भी भारी तबाही मचा सकते हैं। अभी अमेरिका B-61 थर्मोन्यूक्लियर बम का एडवांस वर्जन डिप्लॉय करने जा रहा है। B-61-12 एयर ड्रॉप ग्रेविटी बम 50,000 टन TNT के बराबर है। यह 12 फीट लंबा 50 किलो टन के वॉरहेड से लैस होता है। इससे दुश्मन के खेमे में जबरदस्त तबाही हो सकती है। जबकि रूस भी पलटवार की तैयारी कई साल पहले कर चुका है। यहां तक कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की मंजूरी भी दी थी, लेकिन वो खतरा टल गया। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल में CIA से मिली जानकारी पर जानकारी दी गई है। दिसंबर 2022 में रूसी सेना खार्किव से खेरसोन की तरफ बढ़ रही थी। तब पुतिन ने 30,000 सैनिक वहां लगाए थे। इस दौरान यूक्रेनी सेना ने खार्किव से रूसी सैनिकों को धकेल दिया था। तब इस बात की आशंका थी कि रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हालात पर काबू पा लेने से पुतिन ने आदेश वापस ले लिया था। यानी पुतिन शुरुआत से ही परमाणु हमले के लिए तैयार रहे हैं। ऐसे में जब यूक्रेन पर संपूर्ण कब्जा नहीं हुआ, तब भी परमाणु हमला कर सकते हैं, फिर चाहे सामने नाटो ही क्यों ना हो। यानी ट्रंप काल में भी रूस नाटो में भीषण युद्ध का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि ये रूस भी जानता है कि अमेरिका विहीन नाटो की क्षमता शून्य है। ऐसे में नाटो से टकराव का मतलब सीधा अमेरिका से टकराव। और अमेरिका की एटमी बॉम्बर्स की नाटो बेस पर तैनाती बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। वो पहले युद्ध विराम का रास्ता अपनाएंगे। अगर उनका मिशन कामयाब नहीं हुआ तो यूरोप एक महायुद्ध में घिर सकता है, जो कोल्ड वॉर से भी ज्यादा खौफनाक और विनाशकारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो पहले कार्यकाल में ट्रंप का अहम टारगेट ईरान था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को खत्म कर उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो ईरान को लेकर कड़े फैसले ले सकते हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी भी दे सकते हैं। उधर ईरान ने इन आशंकाओं के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप काल शुरू होने के साथ ही अरब युद्ध का सबसे विनाशक दौर भी शुरू हो जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। 6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से वादा किया था कि वो ईरान को अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा नहीं बनने देंगे।
ट्रंप का यही वादा इस वक्त खामनेई के कानों में गूंज रहा है, जिसने ईरान को तबाही की आहट से भर दिया है। ईरान को डर है कि ट्रंप दूसरे कार्यकाल में अपनी वही शपथ पूरी कर सकते हैं जो उन्होंने साल 2018 में ली थी। दरअसल साल 2015 में ओबामा कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में ढील दी गई। साल 2018 में ट्रंप कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। साथ ही ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु शक्ति हासिल नहीं करने देंगे। अब माना जा रहा है कि ईरान को रोकने के लिए ट्रंप के पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, ट्रंप ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि ईरानी जनता में विद्रोह भड़काया जा सके। नंबर 2, अमेरिका इजराइल की आड़ में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है जो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक जारी रहेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप खामनेई को रोकने के लिए युद्ध का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं जो अगले 48 घंटे में शुरू हो सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन के दौरान ईरान के परमाणु जखीरे में जबरदस्त वृद्धि हुई। साथ ही ईरान की पहुंच 83% शुद्ध यूरेनियम तक हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को रोकने के लिए युद्ध ही प्रमुख विकल्प है। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के पास ईरान पर हमले की कई वजहें हैं। वजह नंबर 1, गाजा युद्ध में ईरान का खुलकर साथ देना। वजह नंबर 2, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के सामने आना। वजह नंबर 3, प्रतिबंध के बाद भी उसके पास मौजूद 83% शुद्ध यूरेनियम। इधर अमेरिका से भी लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं जो ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को शह दे रही हैं। दरअसल ट्रंप के करीबी सेनेटर लगातार ईरान पर हमले की मांग कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका सेनेटर लिंडस ग्राहम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम कूटनीति के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकते। कूटनीति के जरिए ऐसे होने का 1 ट्रिलियन में सिर्फ एक मौका है। अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान को नष्ट कर सकता है। ऐसा होने की संभावना 90% है। साफ है, अमेरिका में ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में पहला ब्लास्ट ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हो सकता है। तो ईरान का भविष्य क्या होगा, इस पर आगे आपको जानकारी दें उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं जो ट्रंप से जुड़ी हुई आ रही है। ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर पुतिन का जवाब आ गया है। पुतिन का युद्ध विराम से इनकार, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं, यह कहा है पुतिन ने। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिल जाएगा, इससे पुतिन ने कहा है। स्थायी समाधान का प्रस्ताव तभी बातचीत। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सीज फायर हो जाएगा रूस यूक्रेन वॉर में, पुतिन ने उसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी समाधान, उसके बिना युद्ध विराम नहीं। तो सवाल यह है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ज्यादा ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव पर पुतिन का जवाब आ गया है। पुतिन ने कहा है कि युद्ध विराम नहीं, पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। स्थायी समाधान फिर युद्ध विराम। अब बात ईरान वाली करते हैं। अभी जो हम आप बात कर रहे थे आपसे, अगले 48 घंटे में ट्रंप इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजराइल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है।
इजराइल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजराइल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकती है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजराइल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। यहां इजराइल तबाही मचा सकता है। इजराइल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। खामनेई भी इस बात से वाकिफ हैं कि ट्रंप शपथ के बाद इजराइल को हमले की हरी झंडी दे सकते हैं। ऐसे में ईरान ने इजराइल के हमलों को रोकने और पलटवार के लिए बड़ी तैयारी की है। IRGC ने महज 24 घंटे पहले अपना अंडरग्राउंड शिप बेस का वीडियो जारी किया है। वीडियो में IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी नजर आ रहे हैं। टनल के अंदर नौसेना के कई पोत, बोट और मिसाइलें भी नजर आ रही हैं। दावा है कि ईरान का अंडरग्राउंड शिप बेस जमीन से 500 मीटर नीचे बना है। यहां नौसेना के कई मिसाइलें मौजूद हैं। मिसाइलों से हमला करने वाली नौकाएं भी हैं। ईरान ने नेवी बेस के लोकेशन की सटीक जानकारी नहीं दी है। वीडियो में टनल के अंदर 20 से ज्यादा ईरानी नौसेना की ज़ुल्फ़ाघर बोट भी देखी जा सकती है, जो मिसाइलों से लैस है। इसे लेकर भी ईरान ने बड़ा दावा किया है। इसकी लंबाई 144 फीट है, वहीं इसका वजन 375 टन है। इस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात है। ईरान का दावा है कि 3 ज़ुल्फ़ाघर पोत एक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। ईरान एक तरफ अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर खोरदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी ईरान ने जबरदस्त व्यूह रचना की है। मोसाद को रोकने और तबाह करने का जिम्मा ईरान ने अपने हैकिंग ग्रुप हंडाला को सौंपा है, जो आज रात कुछ बड़ा करने वाला है। लेकिन ट्रंप के शपथ ग्रहण के साथ ही दुनिया की भू राजनीति में भी बदलाव होने के संकेत मिल गए। जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें नया देश दिया जा सकता है, और यह संकेत गाजा के लिए बन रही योजना से मिला है। दरअसल युद्ध विराम के साथ फिलिस्तीन की समस्या के स्थायी समाधान का भी प्लान टीम ट्रंप ने तैयार कर लिया है। इसमें फिलिस्तीनियों के लिए नए देश का विकल्प है। लेकिन इस योजना का असली मकसद क्या है, इसे इस स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। अमेरिका में ट्रंप का फाइनल मिडिल ईस्ट प्लान। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही वैश्विक राजनीति में भी बदलाव की शुरुआत के संकेत मिलने लगे हैं। मिडिल ईस्ट के फ्रंट पर इजराइल जिस युद्ध संकट से जूझ रहा था, वहां शांति फैल गई। बंधकों की अदला बदली शुरू हो गई। लेकिन विनाश की बुनियाद पर गाजा में स्थापित हुई शांति की मियाद बहुत छोटी है। इसलिए आने वाले दिनों में एक ऐसी तस्वीर गढ़ने की कोशिश हो रही है जिसमें आम नागरिकों को बेहतर सुविधा के साथ बारूदी तूफान से मुक्ति मिले और मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत बढ़ाने वाले प्रॉक्सी का खात्मा हो जाए। ट्रंप के इस प्लान का खुलासा उनके दूत स्टीव विटकॉफ की रिपोर्ट से होता है, जिसकी भूमिका को पहले समझ लीजिए। यह तस्वीर तब की है जब रेड क्रॉस की मध्यस्थता में इजराइल से छोड़े गए गाजा के नागरिक अपनों के बीच पहुंचे और इन बंधकों की अगवानी करने हमास के लड़ाके पहुंच गए। ये वही लड़ाके हैं जिनके पास 24 बटालियन थे, जिसमें 30,000 से ज्यादा लड़ाके थे। इन पर इजराइल ने बेतहाशा बारूद बरसाए, उनकी सुरंगें भी ध्वस्त कर दी गई, उनके लीडर्स को भी मार दिया, लेकिन इनका खात्मा नहीं हुआ। और इसका कारण है इजराइल की कार्रवाई में हुई देरी। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था, लेकिन जवाबी कार्रवाई इजराइल ने 27 अक्टूबर से शुरू की और यह समय उन्हें अपने आप को महफूज रखने के लिए मिल गया। लेकिन यही तस्वीर इजराइल के लिए भविष्य का संकट बन गई, जिसे टीम ट्रंप ने आंक लिया है।
टीम ट्रंप इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गाजा पर हमास ने कभी नियंत्रण नहीं खोया। हमास हमेशा से लड़ाकों की भर्ती करने में भी सक्षम था। उन्हें हथियार और गोला बारूद भी लगातार मिलता रहा। डिप्लॉयमेंट के लिए हमास को गाड़ियां भी मिलती रही। हमास के अंतरराष्ट्रीय संगठनों से संबंध कभी नहीं खत्म हुए। इसलिए हमास को लेकर टीम ट्रंप ने एक ऐसा प्लान बनाया है जो संघर्ष का समूल अंत होगा, और इस प्लान को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी मिलेगी अरब देशों को। जिसे क्रमवार युद्ध और हमास के खात्मे तक लागू किया जाएगा, और इसका पहला चरण होगा फिलिस्तीनियों का व्यवस्थापन। दरअसल मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी ट्रंप के जिस दूत को मिली है, उन्होंने इस प्लान की शुरुआत के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पहला कदम गाजा का पुनर्निर्माण है, और इसके लिए फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर इंडोनेशिया में बसाया जा सकता है। मतलब ये कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए गाजा को खाली कराया जाएगा, फिलिस्तीनियों को इंडोनेशिया में बसाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि गाजा में हमास की वास्तविक स्थिति पता चलेगी। निर्माण के साथ इजरायली लोगों को गाजा तक विस्तार करने का मौका मिलेगा, यानी आम फिलिस्तीनी नागरिकों को नया देश मिल जाएगा, और हमास के साथ संघर्ष का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। हालांकि यह प्राथमिक रिपोर्ट है, जिसमें स्थान बदल भी सकता है, लेकिन प्लान यही रहेगा, जिसमें ट्रंप अपने अरब रीजन के सहयोगियों से मदद मांग सकते हैं। इसके एवज में अमेरिका अरब देशों को प्राथमिकता देगा। अरब देशों पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ट्रंप रियायत दे सकते हैं, और यही नहीं, सहयोगी अरब देशों को अमेरिका से विशेष पैकेज भी मिल सकता है। हालांकि ये प्लान सिर्फ गाजा के लिए है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि इसमें वेस्ट बैंक को भी शामिल किया जा सकता है, ताकि फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच न सिर्फ संघर्ष का अंत हो, बल्कि ईरान के हथियारों के दम पर बारूदी खेल में शामिल होने वाले संगठनों को भी पूरी तरह से कुचला जा सके। और इसके संकेत वेस्ट बैंक से आने वाली तस्वीरें देती हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गाजा में भले ही बंधक संकट टलने तक युद्ध विराम हो चुका है, लेकिन वेस्ट बैंक से ऐसी कोई डील नहीं हुई है। इसलिए हमास की अल कसाम ब्रिगेड जैसे ही नारेबाजी करते हुए झंडे और अपने मारे जा चुके कमांडर्स की तस्वीर के साथ मैदान में उतरी, वैसे ही तुर्मुसाया में हमला हुआ, जिसमें 2 घरों और 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यानी फिलिस्तीनियों के व्यवस्थापन की डील में वेस्ट बैंक भी शामिल हो सकता है, और इसमें भूमिका निभाने वाले मध्यस्थों को अमेरिका की तरफ से विशेष छूट भी मिल सकती है, ताकि आम फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने में आसानी हो। लेकिन ट्रंप की इस रणनीति की भनक हमास को भी लग चुकी है, जिसका प्रमाण है अल कस्साम के प्रवक्ता का बयान। अबू ओबैदा ने वेस्ट बैंक में संघर्ष बढ़ाने का आह्वान किया है। इसके अलावा ईरान, हूती और हिजबुल्लाह की मदद भी मांगी है। यानी प्लान में वेस्ट बैंक का शामिल होना तय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिलिस्तीनी अपनी जमीन छोड़ेंगे? क्या इंडोनेशिया को अपना देश बनाएंगे? इस सवाल का जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर फिलिस्तीनी इंडोनेशिया का प्रस्ताव ठुकराते हैं तो अमेरिका किसी नए टापू को खरीदकर फिलिस्तीनियों को बसा सकता है, और ये जगह ग्रीनलैंड होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका इसे खरीदने की इच्छा भी रखता है। जहां बसाहट के लिए मनाने की जिम्मेदारी ट्रंप के लेबनानी मूल के समधी मसाद बौलौस को दी जा सकती है, और अगर सब प्लान के मुताबिक होता है तो फिर हमास जड़ से खत्म हो जाएगा, इजराइल का विस्तार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ सिर्फ सत्ता परिवर्तन की सूचक नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी इस शपथ ग्रहण से कई तरह के बदलाव नजर आएंगे। इसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में ताकत की दौड़ भी शामिल है, और इस दौड़ का केंद्र होंगे न्यूक्लियर हथियार, यानी वो हथियार जो दुनिया के विनाश का कारण बन सकते हैं। आखिर इस रेस के शुरू होने के कारण क्या है? इस रेस में कौन कौन शामिल होगा, देखिए इस रिपोर्ट में।
दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किसी देश पर किया है। इसलिए अमेरिका हमेशा से इस विनाशकारी हथियार की ताकत को पहचानता है और इस ताकत का एहसास दुनिया को उसी समय से महसूस हुआ था जब जापान पर हमले के बाद अमेरिका सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ गया। और अब इस वर्ल्ड ऑर्डर में न्यूक्लियर हथियारों से अपने आप को स्थापित करने की रेस एक बार फिर शुरू होने जा रही है, जिसका स्टार्ट पॉइंट है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की शपथ। ट्रंप काल में परिवर्तन, अब बनेंगे नए एंड वेपन। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत से दुनिया में ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो भले ही एक तरफ शांति स्थापित करने में मदद करें, लेकिन भविष्य के लिए महाविनाशकारी युद्ध का संकट भी बढ़ाएंगे। यह संकट खड़ा होगा एक ऐसी रेस से जो सुरक्षा के नाम पर न्यूक्लियर हथियार निर्माण की होगी। और इस रेस में 3 प्रतियोगी शामिल होंगे, जिनमें अमेरिका तो है, साथ ही रूस और चीन अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चीन ने न्यूक्लियर हथियार निर्माण की किसी भी संधि से खुद को मुक्त कर लिया है। वहीं अमेरिका के साथ हथियार निर्माण कम करने की रूस की संधि भी टूट चुकी है। और युद्ध में हुए नुकसान के बाद रूस के पास कोई विकल्प बचता है तो वो सिर्फ न्यूक्लियर हथियार। इसलिए अमेरिका इस रेस में खुद को पीछे नहीं रखना चाहेगा। खासतौर पर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट किसी से भी पिछड़ना नहीं चाहेंगे। इसलिए ये रेस अब और तेज होगी और ये कोई आकलन नहीं, बल्कि इसका खुलासा बाइडेन कर चुके हैं। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका न्यूक्लियर हथियार की दौड़ में पिछड़ चुका है। रूस के पास अमेरिका से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार और चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है। बाइडेन ने यह दावा अमेरिकी कांग्रेस की उस रिपोर्ट के आधार पर किया है जिसे न्यूक्लियर हथियारों के निर्माण की जासूसी के आधार पर तैयार किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास इस समय 5,580 न्यूक्लियर हथियार, वहीं अमेरिका के पास 5,044 हथियार, जबकि चीन के पास 600 न्यूक्लियर हथियार है और वो 2030 तक 1000 नए हथियारों का निर्माण घोषित रूप से कर रहा है। यानी चीन के हथियारों का पुख्ता आंकलन किसी के पास नहीं। और जब दुनिया के अलग अलग हिस्से रणभूमि में तब्दील हो चुके हैं तो ट्रंप इस दिशा में कदम बढ़ाने से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ट्रंप अपने कार्यकाल के साथ 100 दिन की जिस रूपरेखा की तैयारी कर रहे हैं उसके फैसलों में एक न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने का फैसला होगा। और ये फैसला अमेरिका, रूस और चीन के बीच न्यूक्लियर हथियार निर्माण की एक नई रेस शुरू कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो चीन का विस्तारवादी मंसूबा लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से चीन की परेशानी बढ़ सकती है। साउथ चाइना सी में टकराव बढ़ सकता है क्योंकि ट्रंप ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे ड्रैगन बैकफुट पर आ सकता है। जबकि जवाब देने के लिए चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान और फिलीपींस की घेराबंदी भी शुरू कर दी। ट्रंप काल शुरू होने से सबसे ज्यादा चौकन्ना चीन हो गया है, क्योंकि ट्रंप के शासन में चीन के विस्तारवादी मंसूबे आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए ट्रंप टीम ने एक बड़ी प्लानिंग की है, जिससे बीजिंग में कोहराम मच गया है। यानी साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुके हैं। दोनों के वॉरशिप तैनात, कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। दोनों देश को लेकर चीन और अमेरिका में दुश्मनी बढ़ गई है, जहां चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान को अमेरिका स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है। इसलिए चीन ताइवान पर संपूर्ण कब्जा करना चाहता है। चीन ने अपने वॉरशिप ताइवान स्ट्रेट में लगा दिए हैं। इसी तरह चीन के जहाज फिलीपींस की समुद्री सीमा में घुस गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए अमेरिका अपने वॉरशिप भेज सकता है।
कुल मिलाकर फिलीपींस से लेकर ताइवान तक हालात काफी तनावपूर्ण हैं। जबकि ट्रंप के सत्ता में लौटने से चीन की बेचैनी भी लगातार बढ़ रही है। फिलीपींस ताइवान के अलावा इसके पीछे हांगकांग भी है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने एक बयान दिया था, अगर वो सत्ता में लौटे तो क्या कर सकते हैं। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि वो हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक जिमी लाई को लेकर क्या कदम उठाएंगे, तो उन्होंने कहा था, जेल में बंद लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता जिमी लाई को रिहा करना बहुत आसान होगा। मैं 100% उन्हें बाहर निकाल लूंगा। दरअसल जिमी लाई लगातार जिनपिंग की दमनकारी नीति के खिलाफ आवाज उठाते रहे और हांगकांग को ताइवान की तरह स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते हैं। अमेरिका लगातार इस आंदोलन का समर्थन करता रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में हांगकांग में आंदोलन काफी आगे बढ़ा था। अब चीन को खतरा है, कहीं ट्रंप के आने से फिर से उसी तरह का आंदोलन न शुरू हो जाए, कहीं हांगकांग ताइवान न बन जाए। इसलिए चीन ने चेतावनी दी है। हमें उम्मीद है कि सभी देश हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का सम्मान करेंगे और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचेंगे। अमेरिका का किसी भी तरह का हस्तक्षेप द्विपक्षीय संबंधों पर असर डाल सकता है। इस बीच चीन ने साउथ चाइना सी में ताइवान से लेकर फिलीपींस तक अपने वॉरशिप लगा दिए हैं और दोनों के समुद्री सीमा में गश्त कर रहा है। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण करके अपनी ताकत की नुमाइश की। हालात बिगड़ते देख ट्रंप अमेरिका का 7वां बेड़ा साउथ चाइना सी में उतार सकते हैं। यानी इस बात का अंदेशा बढ़ गया है कि युद्ध का एक नया मोर्चा दक्षिण चीन सागर में खुल सकता है, जिसमें अमेरिका चीन में सीधा टकराव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो बस अब कुछ ही घंटों की देरी है, जिसके बाद सुपर पावर अमेरिका को उसका नया बॉस मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस बार का शपथ ग्रहण समारोह काफी अलग रहने वाला है, क्योंकि पिछले 40 सालों में जो नहीं हुआ वो अब होगा। आखिर क्यों है ट्रंप का ये शपथ ग्रहण इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ इसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। हर बार यह शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कैपिटल हिल्स के बाहर किया जाता था, मगर इस बार खराब मौसम की वजह से शपथ ग्रहण समारोह यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा के अंदर आयोजित होगा। यह वही जगह है जहां पर 4 साल पहले बाइडेन की जीत के बाद कुछ दंगाइयों ने कब्जा कर लिया था। पूरी दुनिया इस वक्त ट्रंप के शपथ ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन इस बार ट्रंप के शपथ ग्रहण में कुछ रिवाज बदले बदले नजर आएंगे। ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह में 2 बार बाइबल पर हाथ रखकर शपथ लेंगे। एक बार अपनी मां के दिए बाइबल पर, तो दूसरी बार लिंकन की बाइबल पर। वहीं 40 साल में पहली बार कोई राष्ट्रपति कैपिटल की सीढ़ियों पर शपथ नहीं लेगा। ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा के अंदर शपथ लेंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जिम्मा चीफ जस्टिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश का होता है। इस वक्त जॉन ग्लोवल रॉबर्ट्स अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश हैं, जो ट्रंप को शपथ दिलवाएंगे। इस बार ट्रंप के शपथ ग्रहण को ग्रैंड बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। बताया जा रहा है कि यह शपथ ग्रहण अमेरिकी इतिहास का सबसे महंगा शपथ ग्रहण होने जा रहा है, जिसमें करीब 700 देसी और विदेशी मेहमानों को न्योता दिया गया है। सबसे पहले विश्व नेताओं की बात करें तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली, चीनी उपराष्ट्रपति हान झेंग, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन और भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। वहीं अमेरिकी नेताओं की बात करें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और हिलेरी क्लिंटन इस समारोह का हिस्सा रहेंगे। वहीं व्यापार जगत की हस्तियों की बात करें तो एक्स के मालिक एलन मस्क, अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस, मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग, टिकटॉक के मालिक शाचियू और
अल्फाबेट के मालिक सुंदर पिचाई शामिल हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप का अगला रुख क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।